नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के एक और देश में भारतीय मूल का शख्स राष्ट्र अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने जा रहा है। अभी तक पूरी दुनिया में 6 बार ऐसा हुआ है और 6 बार यानी 6 बार अब तक भारतीय मूल का राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री बना है। जिस रफ्तार में राष्ट्रीय तरीके से ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, भारत से बाहर किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष बनने वाले ऋषि सुनक 7वें शख्स होंगे। और सबसे खास बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसी भारतीय का काबिज होना, ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम की रेस में 5वें दौर में शानदार मतों से जीत दर्ज कर चुके हैं। ऋषि अब फाइनल राउंड की तैयारी में है। देश एक नई सियासी परंपरा देख रहा है। ईडी की पूछताछ के विरोध में सड़कों पर हंगामे को सत्याग्रह का नाम देखा जा रहा है। आज कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने और उनसे ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई। वही मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा रहा है, जिसमें राहुल गांधी से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। उसी तर्ज पर आज एक तरफ सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना कर रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संवैधानिक संस्थाओं के सियासी इस्तेमाल का मामला किस हद तक आम जनता को समझ आता है, या कांग्रेस समझा पाती है, या दिखाने की कोशिश करती है, किसी से छुपा नहीं है। 2 दिन के भीतर 3 राज्यों में 3 पुलिस वालों की हत्या पूरे देश को परेशान कर रही है। हरियाणा में डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी को खनन माफिया ट्रक से कुचल रहा है, तो झारखंड में महिला सब इंस्पेक्टर को पशु तस्कर पिकअप वैन से कुचलकर मार दे रहे हैं। गुजरात में कांस्टेबल की हत्या के पीछे शराब माफिया का सहमाना जा रहा है। माफिया लोग बेखौफ अंदाज में इस तरीके से पुलिस वालों की जान ले रहे हैं और यह बड़ी चिंता का विषय है, गंभीर मसला है। कैसे ये पुलिस विभाग की कार्यशैली को सवाल खड़े कर रहा है, मैं इसको समझाने की और दिखाने की कोशिश भी करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। टीपी खराब है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ा नतीजा सामने आ गया है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद एनडीए परिवार में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचकर जीत की बधाई दी है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी उनको बधाई दी है। ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। ये तस्वीरें उनके जश्न की हैं और वो देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। द्रौपदी मुर्मू की जीत से आदिवासी वर्ग में काफी ज्यादा खुशी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जबरदस्त जश्न है, जोश है, उमंग है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर तरफ नए राष्ट्रपति पद को बधाई दे रहे हैं। मैं न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से
उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बाद जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जश्न इस वक्त देखा जा सकता है। तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। राष्ट्रपति चुनी गई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और उनके जैसे ही जीत की खुशी मिली, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और हर तरफ उनको बधाई देने वालों का तांता इस समय लग गया है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, हर कोई देश की नई राष्ट्रपति को मुबारकबाद दे रहा है, उनको शुभकामनाएं दे रहा है। मैं न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू को देश की नई राष्ट्रपति बनने की मुबारकबाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे हिंदुस्तान की नई राष्ट्रपति महोदय राष्ट्र हित में राष्ट्र की आवाज को बुलंद करेंगे। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर मीनाक्षी लेखी और बीजेपी सांसदों ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूं। यही कहूंगा, लगातार हर राउंड में द्रौपदी मुर्मू जी आगे चल रही हैं। भारत की पहली महिला और ट्राइबल महिला जिनको देश के राष्ट्रपति के पद पर सेवा करने का अवसर मिलेगा, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये भारत की प्रसन्नता दर्शा रहा है, भारत की सामर्थ्य दर्शा रहा है और साथ ही एक संदेश दे रहा है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए सब लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो निर्णय था वो आदिवासी समाज के मान सम्मान से जुड़ा हुआ, महिलाओं के मान और सम्मान से जुड़ा हुआ निर्णय था और आज नतीजा आप सबके सामने है। बहुत बड़ी जीत है। ये हमारे भारत का एक नया इतिहास लिखा गया है। एक आदिवासी समाज की बेटी पहली बार महामहिम राष्ट्रपति। राहुल गांधी से कई दौर की ईडी की पूछताछ के बाद आज सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना हुआ। 3 घंटे में ईडी ने तकरीबन 10 सवाल सोनिया गांधी जी से पूछे। ईडी ने सवालों का जवाब तो दिया सोनिया जी ने, लेकिन इसका असर सड़कों पर भी दिखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में हो हल्ला किया। प्रेशर पॉलिटिक्स की ये रवायत देश के लिए नई नहीं है। पिछले महीने ही जब ईडी ने राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया, तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यही किया जो आज सोनिया गांधी जी के बुलावे पर किया। कांग्रेस को धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक बात का जवाब तो कांग्रेस को देना ही होगा। क्या उसे जांच एजेंसियों पर एतबार नहीं है? क्या देश के सबसे पुराने सियासी दल को सरकारी तंत्र पर यकीन नहीं है? चूंकि एक ऐसा सवाल है कि जब जब भी ईडी बुलाती है तब तब कांग्रेसी सड़कों पर आ जाते हैं। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार का ईडी से सामना लगातार जारी है। कुछ दिन पहले तक ईडी की रडार पर राहुल गांधी थे, तो अब नंबर सोनिया गांधी का है। ईडी के समन पर सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल हुई और ईडी के सवालों का सामना भी किया। करीब 3 घंटे की पूछताछ में सोनिया गांधी ने ईडी के कई सवालों का सामना किया। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सोनिया से ईडी के सवाल, नेशनल हेराल्ड केस से गांधी परिवार का क्या कनेक्शन है?
यंग इंडिया की मदद कांग्रेस ने क्यों की? यंग इंडिया एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल ने टेक ओवर क्यों किया? एजेएल को 50 लाख रुपए की मदद के मायने क्या है? और एजेएल को खरीदने के लिए फंड की व्यवस्था किसने और कहां से की? ये सवाल ईडी ने सोनिया गांधी से पूछे। सोनिया गांधी ने ईडी के कितने सवालों का जवाब दिया और क्या दिया ये तो अभी पता चलना बाकी है, लेकिन सोनिया गांधी को ईडी के समन से कांग्रेस सड़कों पर आ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया और चंडीगढ़ में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना। सोनिया गांधी के सवाल से खफा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार भी कर दी। येदियुरप्पा के भाई का केस का क्या हुआ, उसको भी ईडी का समन था। रमन सिंह और उनके पुत्र को भी ईडी का समन था। मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी सीबीआई का समन था। जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के या बीजेपी को छोड़ के जो गए थे और वापस बीजेपी में चले गए हैं, उनके इनके सीबीआई केसों की या ईडी के केसों का क्या हुआ? पक्ष की आवाज को सत्ता में बैठे हुए लोग सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और आज इसी कड़ी में सोनिया जी से ईडी पूछताछ कर रही है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन सड़कों पर है। राहुल जी को परेशान किया इन्होंने, राहुल गांधी जी को, हमारे नेताजी को, और अब सोनिया जी को परेशान किया जा रहा है, जो एक दुराचार है। इनके मन में दोष है, जबकि वो एक ऐसा परिवार है, गांधी नेहरू परिवार, जिन्होंने आज़ादी के समय अपनी पूरी संपत्ति देश के आज़ादी के लिए अपनी दान में दे दी थी। कि पहले कहते थे कि भाई कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं। भाजपा कहती थी 2014 से पहले भी कहती। अरे भाई, अब तो आपकी सरकार है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है आप उनको जेल में डालिए। कितने लोगों को जेल भेजा? उल्टे इन्होंने ललित मोदी को भगवा दिया। दूसरे कई मोदी इन्होंने देश से धन लेकर के विदेशों में भगवाने का काम किया। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया, लेकिन सत्याग्रह की आड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता आगजनी पर भी उतर आए। बेंगलोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खड़ी एक कार को बर्निंग कार में बदल दिया। शाम होते होते देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन की खबरें आ गईं और इसी बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। ईडी ने पहले चरण की पूछताछ लंच से पहले ही पूरी कर ली और सोनिया गांधी लंच के लिए अपने आवास पर पहुंच गईं। हालांकि 25 जुलाई को ईडी ने एक बार फिर सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया है। ईडी के दोबारा बुलावे से कांग्रेस का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। कांग्रेस अध्यक्षा के ओर से कोई ऐसी गुजारिश नहीं की गई आज दोपहर को कि आज का क्वेश्चनिंग 2 या 2:30 बजे समाप्त हो। बिल्कुल नहीं। और अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये जो खबर चली थी कि ईडी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि मैं कोविड मरीज हूं, इसी के लिए आज के लिए क्वेश्चनिंग समाप्त कीजिए, बेबुनियाद, बिल्कुल गलत और झूठ। पिछले महीने ईडी ने लगातार 5 दिन राहुल गांधी से पूछताछ की थी, तब भी कांग्रेस ने सड़क पर हल्ला बोल किया था और जब सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया तब भी कांग्रेस ने प्रदर्शन के जरिए जांच एजेंसी पर दबाव बनाने की कोशिश की।
बीजेपी को कांग्रेस इस प्रेशर पॉलिटिक्स से खासा एतराज है कि ईडी ने बुलाया है इस मुद्दे पे, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पे। ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ये बेल पे है ना, कहीं पे भी उनको राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स में गए, ट्रिब्यूनल में गए, तो कानून अपना काम कर रहा है लंबे समय से, और उसमें ईडी ने बुलाया तो आप जवाब दे दो भाई। आप ये प्रेशर क्यों डाल रहे हो? सारे कार्यकर्ताओं को दिल्ली क्यों बुलाया है? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है जी, ये दबाव। अशोक गहलोत जी भी दिल्ली पहुंचे। हाँ, अशोक गहलोत, सारे मुख्यमंत्री कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, ये उचित ही नहीं है जी, किसी भी तरह से उचित नहीं है। देश के लिए भी अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार ईडी के रडार पर है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये पूरा मामला क्या है और अब तक ये केस कहां से कहां तक पहुंचा है। नेशनल हेराल्ड आजादी से पहले का अखबार है। अखबार के प्रकाशन का जिम्मा एजेएल नाम की कंपनी के पास था। हेराल्ड की शुरुआत सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की। गांधी परिवार पर फंड का इस्तेमाल कर एजेएल के अधिग्रहण का आरोप है। कांग्रेस पर कंपनी के 2000 करोड़ रुपए कब्जाने का आरोप। सुब्रमण्यम स्वामी ने 1 नवंबर 2012 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में केस दर्ज कराया। केस में सोनिया और राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया। 26 जून 2014 को सोनिया और राहुल के खिलाफ समन जारी हुआ। मई 2019 में ईडी ने केस से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट ने जमानत दी। कांग्रेस ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने आयकर की जांच जारी रखने के आदेश दिए। जून 2022 में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। जुलाई 2022 में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हुई। नेशनल हेराल्ड का जिन्न आजादी से पहले का है, लेकिन इन दिनों बोतल से बाहर है। ईडी के रडार पर गांधी परिवार है तो कांग्रेस सड़कों पर आ गई है। कांग्रेस की इस प्रेशर पॉलिटिक्स को बीजेपी बेवजह की सियासत बता रही है तो कांग्रेस इसे मोदी सरकार की बदले की सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ईडी के रडार पर गांधी परिवार काफी पहले से ही रहे हैं और ईडी की तरफ से गांधी परिवार को पूछताछ का नोटिस पहले भी भेजा जाता रहा है। सोनिया गांधी से आज पूछताछ हुई। राहुल गांधी पिछले 3 महीने 3 बार उनसे पूछताछ हुई थी और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ईडी की रडार पर कैसे गांधी परिवार के कौन कौन से सदस्य रहे हैं, वो स्क्रीन पर लाइए। देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ रही है। उसके बाद राहुल गांधी से पूछताछ होती रही है और बीच में सोनिया गांधी की तबीयत खराब रही थी, लेकिन तबीयत जैसी उनकी ठीक हुई तो उनको आज ईडी के दफ्तर बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। ये गांधी परिवार के 3 ऐसे सदस्य हैं जिनको ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और रॉबर्ट वाड्रा से कुछ ज्यादा ही पूछताछ हुई है। जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई तो काफी ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हंगामा करते रहे और कमोवेश आज वही तस्वीर जब देखने को मिली जब सोनिया गांधी जी को भी बुलाया गया था। हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश हुई। हालांकि इससे पहले 3 बार वो ईडी के नोटिस पेश नहीं हुई थी। मैं आपको बताता हूं कि कब कब ईडी ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा था
और सोनिया गांधी जी की वजह से पेश नहीं हो पाई थी। स्क्रीन पर लाइए जरा, ये देखिए, ये 8 जून को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। उसके बाद 11 जून को अस्पताल में इलाज कराया गया था। 23 जून को बेड रेस्ट की उनको सलाह दी गई थी। उसके बाद में लगातार वो बेड रेस्ट कर रही थी और उसके बाद वो ठीक हुई, तो अब जाके सोनिया गांधी जी को आज पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उनके परिवार के एक सदस्य यानी प्रियंका गांधी जी वहां पर मौजूद रही, उनसे उनकी देखरेख के लिए बैठी रही। ईडी के दफ्तर उनसे पूछताछ होती रही है। इसके अलावा 2 दिनों के भीतर पिछले 3 राज्यों में 3 पुलिस वालों की हत्या हो गई। 3 राज्यों में 3 पुलिस वालों की हत्या कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी को कैसे सुरक्षा मिलेगी? पुलिस वालों की हत्या के पीछे कहीं खनन माफिया, कहीं पशु तस्कर, तो कहीं शराब माफियाओं का नाम सामने आ रहा है। मैं पुलिस के आला अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि खनन माफिया हो या पशु तस्कर या फिर शराब माफिया, इनका आतंक देश के कई हिस्सों में है। हर जगह इनकी वजह से आम आदमी परेशान है। अगर पुलिस का इकबाल ऐसे खत्म होगा तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? पुलिस विभाग के साथ इनके सांठगांठ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जरा सी सेटिंग बिगड़ी नहीं, माफिया लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। पुलिस वालों की शहादत क्यों या इसी तरीके से बेकार जाएगी जिस तरीके से एक के बाद एक हत्याएं हो रही है? राज्य, 3 वर्दी वालों की हत्या, 3 सवाल। क्या खनन माफिया पर लगेगी लगाम? क्या पशु तस्करों पर लगेगी लगाम? क्या शराब तस्करों पर लगेगी लगाम? देश में 2 दिनों के अंदर 3 पुलिस वालों की हत्या से सनसनी फैली हुई है, जिसमें एक डीएसपी हैं, दूसरी महिला दारोगा हैं, तीसरा एक कांस्टेबल है। अपराधियों के बढ़े हुए हौसले हर किसी को हैरान कर रहे हैं। तीनों की ही हत्या ड्यूटी के दौरान हुई। तीनों की हत्या तब हुई जब वो उस ड्यूटी को ईमानदारी के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। अवैध काम में लिप्त गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वही ड्यूटी जिसे नहीं करने के आरोप वर्दी वालों पर लगते रहे हैं। वही ड्यूटी जिसे पूरा नहीं करने के लिए वर्दी वालों पर माफिया से सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। बात पहले हरियाणा के नूह जिले की घटना की करते हैं। डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए गए थे। इसी दौरान अवैध खनन वाले पत्थरों से भरे डंपर ट्रक को रोकने की कोशिश में उनकी जान चली गई। ट्रक चालक ने डिप्टी एसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नूह के तवाहू के डिप्टी एसपी पद पर सुरेंद्र सिंह तैनात थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के सारंगपुर गांव के रहने वाले थे और फिलहाल कुरुक्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह 1994 में हरियाणा पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुए थे। कुछ महीनों में डीएसपी सुरेंद्र सिंह रिटायर भी होने वाले थे। हरियाणा के रहने वाले डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने अपने करियर में सब इंस्पेक्टर से डीएसपी तक का सफर पूरा किया। क्षेत्र और अपने काम का पूरा अनुभव रखने वाले सुरेंद्र सिंह आखिर कैसे इतनी आसानी से खनन माफिया के निशाने पर आ गए, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सुरेंद्र सिंह के परिजन भी जानना चाहते हैं। शालिनी चैतल एसडीएम साहब थी, उससे पहले रोशनलाल जी एडीसी थे हिसार के, उनके पास चार्ज था। अब मैंने चुनाव करा कर उनको हैंड ओवर कर दिया, लेकिन चार्ज मेरे पास अभी भी एडमिनिस्ट्रेटर का है 10-12 अगस्त तक।
डीएसपी साहब की किस तरीके का व्यक्तित्व था, क्योंकि फैमिली जिस तरह से बता रही है कि जब ड्यूटी पर निकलते थे तो सबसे पहले अपनी बेल्ट को चूमते थे, वो ड्यूटी सबसे पहले ड्यूटी पहले जी बहुत ब्रेव थे और बड़े ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे। ये मतलब देखो, ये तो हम नहीं कह रहे, देखो एक आम आदमी सड़क चालते से पूछो वो भी कहेगा, वो भी कहता भी साजिश लगती है भाई, एक डीएसपी और पत्थरों में पड़ा है, उसको चल जाता है गाड़ी से, और गनमैन कहते हैं हमने छलांग लगा दी। तुमने तो छलांग लगा दी, तुम्हें तो जान प्यारी थी, मेरे भाई को जान प्यारी नहीं थी, इसलिए तुमने जान कुर्बान कर दी। यही फर्क है तुम्हारे में उसमें। कितनी इनको कुछ शब्दों की निंदा करें उसमें कम है, लेकिन एक डीएसपी साहब ने ड्यूटी को ड्यूटी समझा, परवाह नहीं की उन्होंने, प्रदेश के लिए अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझा और बदमाशों का पूरा मुकाबला किया। सरकार की तरफ से कल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, चाहे कोई भी इसमें कितना ही, चाहे कोई बड़ा आदमी है या कोई साजिश है, किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा और पूरी सब 2-4 दिन के अंदर सारी बातें सामने आएगी। और जो भी इसमें कोई है, किसी तरह का कोई चाहे सरकारी आदमी चाहे कोई प्राइवेट, किसी को भी रियायत नहीं की जाएगी, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जो भी परिवार से बात करेंगे, जो परिवार कहेंगे, उनके साथ मिलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करूंगा। कल ही मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी टेलीफोन उस टाइम बात हुई, लेकिन आप 2-4 दिन के सारी बातें सामने आ जाए, कोई किसी प्रकार की भी जो भी बदमाशी की है किसने, किसी के बारे में कोई भी रियायत नहीं होगी। जो भी है सरकार लगी हुई है पूरी सख्ती से, जहाँ भी लीगल चल रही है खान, सख्ती सरकार लगी हुई है और जो भी कहीं बदमाशी करेंगे उसको पूरा इलाज सरकार करेगी। नूह जिले में अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन आज की बात नहीं है। सालों से इन पहाड़ियों में अवैध खनन के जरिए पत्थर निकालने का खेल चल रहा है। बताया तो यही जा रहा है, तकरीबन हर साल नूह में अवैध खनन की करीब 50 शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन उनमें महज 1-2 पर ही कुछ एक्शन की बात सामने आती है। लोकल लेवल पर चर्चा यही है कि अवैध खनन का यह काला कारोबार स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकता। जिन मामलों में सांठगांठ सिरे नहीं चढ़ पाती, उन्हीं में माफिया के गुर्गे और पुलिस के बीच टकराव की खबरें आती हैं, नहीं तो सब शांति से चलता रहता है। ऐसा भी नहीं कि कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती, कागजों पर काम होता रहता है। साल 2019-20 में अवैध खनन में शामिल 2020 वाहन पकड़े गए। इन पर 21.65 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया। साल 2020-21 में ऐसे 3,515 वाहन पकड़े गए, 82.77 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया और 539 एफआईआर दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2021-22 में अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे 2,192 वाहन पकड़कर उन पर 29.4 करोड़ रुपए जुर्माना ठोका गया। साथ ही 977 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कागजी कार्रवाई एक तरफ, जमीन पर खनन का गंदा खेल दूसरी तरफ लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की तमाम शिकायतों के बावजूद हरियाणा में अवैध खनन का खेल जारी है, दायरा बड़ा है। नियमों को ताक पर रखकर पंचकुला में घग्गर और डांगरी नदी में अवैध खनन हो रहा है, जबकि यमुना किनारे के जिले यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, भिवानी और महेंद्रगढ़ में पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन का खेल खुलेआम जारी है। ऐसा भी नहीं है कि पहली बार खनन माफिया के निशाने पर वर्दी आई हो। ऐसे कई मौके आए हैं जब पुलिस की टीम और खनन माफिया आमने सामने आ गए। जबरदस्त टकराव भी हुआ, लेकिन जो भी डीएसपी सुरेंद्र सिंह के साथ हुआ, ऐसी घटना पहले नहीं हुई। इस बेखौफ अंदाज में इतने बड़े पुलिस अधिकारी की हत्या पहली बार हुई। शायद सुरेंद्र सिंह की शहादत हरियाणा पुलिस का ईमान जगा दे, खनन माफियाओं के खात्मे की पहल हो सके। झारखंड की राजधानी रांची में भी जो कुछ भी हुआ, कई सारे सवाल खड़े करता है।
राज्य में पशु तस्करों के हौसले कितने बढ़े हुए हैं, दारोगा संध्या टोपनो की हत्या इसकी गवाही देता है। कहानी यहाँ भी वही है, बिना पुलिस की सांठगांठ के पशु तस्करी का धंधा फल फूल नहीं सकता। राज्य की खुफिया एजेंसी कई बार पशु तस्करी पर विस्तृत रिपोर्ट जारी करती रही है। इसमें तस्करों का नाम व पता से लेकर तस्करी के रूट तक को बताया जाता है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि खुफिया विभाग की सूचना पर जिले की पुलिस सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करती है। नाम मात्र की धरपकड़ होती है, लेकिन पशु तस्करी का धंधा बदस्तूर चलता रहता है। जब कोई ईमानदार वर्दी वाला सामने आ जाता है तो पशु तस्कर खुद को फंसता देखकर हिंसक हो जाते हैं। झारखंड पुलिस की साल 2018 बैच की दारोगा संध्या टोपनो के साथ भी यही हुआ। संध्या टोपनो को पशुओं से लदे पिकअप वैन के चालक ने कुचल दिया, जिससे दारोगा की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप वैन में गौ तस्करी की सूचना सिमडेगा पुलिस को मिली थी। सिमडेगा के बसिया थाना पुलिस ने पिकअप वैन का पीछा किया। पशुओं से लदा पिकअप वैन चालक ने गाड़ी लेकर भागने शुरू किया। सिमडेगा पुलिस ने इसकी सूचना आगे कामडारा पुलिस को दी। कामडारा पुलिस के बैरियर को तोड़कर वैन चालक आगे भागा। आगे इसकी सूचना खूंटी पुलिस को दी गई। वैन चालक वहां से चकमा देकर दूसरे रास्ते से रांची की ओर भागा, जिसके बाद इस मामले में एंट्री रांची पुलिस की हुई। रांची पुलिस ने खूंटी रांची सीमा के तूपुदाना ओपी क्षेत्र के होलहुंदू के पास चेकिंग किया। बुधवार को करीब 3 बजे सुबह चेकिंग पोस्ट पर तैनात सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो ने जब गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो वैन चालक तेजी के साथ संध्या को रौंदता हुआ आगे भाग निकला, जिससे दारोगा की मौके पर मौत हो गई। इधर गुजरात के आणंद में भी ऐसी घटना देखने को मिल रही है। एक पुलिसकर्मी संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। ट्रक वाला पुलिसकर्मी को कुचलकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि गुजरात के इस इलाके में शराब माफिया का खौफ है। शराब माफिया और पुलिस की सांठगांठ की बात भी आम है, लेकिन जरा सी बाधा पहुंची नहीं, किसी पुलिस वाले ने बात नहीं मानी तो हालात बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही कांस्टेबल किरण राज के साथ हुआ। किरण राज बोरसद इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। सामने से आते राजस्थान नंबर के ट्रक को रोकने की कोशिश की। ट्रक चालक ने स्पीड बढ़ाकर भागने की कोशिश की। किरण राज ने एक होमगार्ड को साथ लेकर ट्रक का अपनी गाड़ी से पीछा किया। आगे जाकर जैसे ही ट्रक के आगे अपनी गाड़ी रोकी, ट्रक चालक ने किरण की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। किरण राज को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया यही जा रहा है कि इलाके में सक्रिय शराब माफिया ऐसी वारदात करते रहते हैं। हालांकि जिस ट्रक को पकड़ा गया उसमें प्लाईवुड में इस्तेमाल होने वाले कोई केमिकल था। फिर चालक ने ऐसा क्यों किया, ये जांच का विषय है। ट्रक के शराब माफिया कनेक्शन पर भी जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब माफियाओं और पुलिस विभाग की सांठगांठ पर विचार करेगी वर्दी। 24 घंटे में देश के 3 राज्यों में जिस तरह से पुलिस वालों की हत्या की गई, जिस तरह से हत्या के पीछे कहीं खनन माफिया, कहीं पशु तस्कर, कहीं शराब माफिया का जिक्र सामने आ रहा है, वर्दी को बदलाव की दिशा में सोचना तो पड़ेगा। वर्दी की शान के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों का सम्मान तो करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
ब्रिटिश पीएम पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। उन्होंने बुधवार को बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में अंतिम चरण में जगह बना ली है। ऋषि सुनक का मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस से होगा। अगर सुनक ब्रिटिश पीएम बन जाते हैं तो ब्रिटेन 7वां देश होगा जहां भारतीय मूल का कोई शख्स राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करता हूं कि अभी किस देश में कौन सा शख्स राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है। आप देखिए, मॉरिशस के प्रविंद जगन्नाथ प्रधानमंत्री पद पर संभाले हुए हैं। वो 23 जनवरी 2007 में सत्ता पर विराजमान हुए थे और अभी तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा सूरीनाम के राष्ट्रपति का नाम भी चांद संतोखी है। ये भारतवंशी हैं। 16 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति चुने गए थे। पुर्तगाल में एंटोनिया कोस्टा 26 नवंबर 2015 से प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं। सिंगापुर में हलीमा याकूब राष्ट्रपति हैं जो 14 सितंबर साल 2007 को राष्ट्रपति चुनी गई थी। इसके अलावा गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली 2 अगस्त 2020 से सत्ता पर बने हुए हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलावन भी हैं। ये भी भारतीय मूल के हैं और ये 26 अक्टूबर साल 2022 से राष्ट्रपति पद पर विराजमान है। ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय हैं। विदेशों में जाकर इन्होंने अपना झंडा बुलंद किया हुआ है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। साल 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का राज था, मगर बीते 75 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। ब्रिटेन में भी बहुत कुछ बदला है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ब्रिटेन पर जल्द ही भारतीय राज कर सकता है। भारतीय मूल का एक शख्स शासक चला सकता है। और बोरिस जॉनसन ने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री पद से जो इस्तीफा दिया था, उससे ब्रिटेन में एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। पीएम की रेस में ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। पीएम बनने के बाद एक कदम दूर है। ऋषि सुनक अगर प्रधानमंत्री बने तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ऋषि बनेंगे ब्रिटेन के बॉस, पीएम की रेस में सबसे आगे। लीज ट्रस्ट से होगी फाइनल फाइट। ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो सितंबर के महीने में पता चलेगा, लेकिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक कदम दर कदम बढ़ते जा रहे हैं। हर राउंड में ऋषि सुनक टॉप पर रहे हैं। 5वें दौर के परिणाम का ऐलान हुआ तो ऋषि सुनक के दफ्तर में जश्न का दौर शुरू हो गया। पांचवें राउंड में ऋषि सुनक का मुकाबला लीज ट्रस्ट और पेनी मार्डेट के साथ था। ऋषि सुनक पिछले 4 राउंड की तरह 5वें राउंड में भी बढ़त उन्होंने बरकरार रखी। ऋषि सुनक लीज ट्रस्ट और पेनी मार्डेट पर भारी पड़े। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने ऋषि सुनक के पक्ष में अपना वोट दिया। ऋषि सुनक 137, लीज ट्रस्ट 113 और पेनी मार्डेट 105 वोट हासिल हुए। 5वें दौर की वोटिंग के बाद पेनी मार्डेट रेस से बाहर हो गए, जिसके बाद तय हो गया कि अब ऋषि सुनक और लीज ट्रस्ट में से ही कोई एक कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनेगा और वही लीडर ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री भी होगा। वैसे ऋषि सुनक जीत से एक कदम दूर हैं, लेकिन फाइनल राउंड में जगह बनाने के बाद से काफी उत्साहित हैं। Well, we've just got the results and wow, thank you so much to everyone for your support. I'm so humbled by it and I'm delighted that we got to this stage in the contest. I won't let you down. I'll work as hard as I can to get our message out to the country. We need to restore trust, rebuild the economy and reunite our country. I'm confident that we can do that. तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।